तो चलिए बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, जिसका नाम है फॉरगॉटन इन इंडिया आफ्टर फाइटिंग फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेंचेस। इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से इंडियन सोल्जर्स हैं, उनका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा दोनों ही वर्ल्ड वॉर के अंदर, इवन वर्ल्ड वॉर वन एज वेल एज वर्ल्ड वॉर टू। 11/11/1918 को वर्ल्ड वॉर वन एंड हुआ। तो अब उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, जिसको इंडिया के अंदर अभी भी उतना एक्नॉलेज नहीं किया जाता। ओवर 10 मिलियन डेथ्स वर देयर इन द बैटलफील्ड्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड 15 मिलियन और मोर वर किल्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये चीज़ हमने देखी और उसको ऑनर किया जाता है वर्ल्ड वाइड ऑन नवंबर 11। बट इंडिया के अंदर इस तरीके का कोई भी जो है प्रोग्राम हम नहीं देखते, इस तरीके की कोई भी अवेयरनेस नहीं देखते। एक जगह है जो है आर्मी कैंटोनमेंट और ब्रिटिश कॉन्सुलेट, इंडिया से भी 1,61,000 लोगों ने अपना जो है यहाँ योगदान दिया और अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया यहाँ पे इंडिया की फ्रीडम के लिए। अब इन दो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ताकि हम ये जो फुटनोट में दिया गई चीजें हैं, पेज के एंडिंग में दी गई चीजें हैं, इन्हें सामने ला सकें और लोगों के सामने रख सकें, इन्हें हम हमारी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड कर सकें। अब किस तरीके से इंडिया जो है इन दो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आया, उसके पीछे दो रीजन है। एक तो हमारा नेशनल स्ट्रगल और दूसरा हमारा फाइट अगेंस्ट फासिज्म। बट हमारी जो नेशनलिस्ट एक्सपेक्टेशंस थी उन्हें मार दिया गया, उन्हें बिट्रे कर दिया गया, क्योंकि जो हमने सोचा था कि अगर हम ब्रिटिश एम्पायर का सपोर्ट करते हैं तो उसके एवज में, उसके बदले में हमें हमारी फ्रीडम मिलेंगी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ और गई और उसमें प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो गई। कैसे? वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया, 1939 में बिना किसी इंडियन लीडर से पूछे इंडिया को इंक्लूड कर लिया किसके अंदर, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। उसके अलावा जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सिस पावर के साथ मिलके इंडिया की तरफ हमला कर रहे थे, ब्रिटिश पावर पे हमला कर रहे थे, तो भी उन्होंने इंडियंस को इंडियंस के खिलाफ लड़वा दी। बट इस चीज को कभी भी इस तरीके से ना समझा जाए कि हम जो है ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे या ब्रिटेन के वेलफेयर के लिए लड़ रहे थे। इंडिया के लिए भी हम लड़ रहे थे, इंडिया के नेशनलिज्म के लिए हम लड़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर वन के अंदर तकरीबन 15 लाख लोग जो हैं वो युद्ध के अंदर गए और 4 दिन के अंदर अंदर जैसे ही ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर की, उसके 4 दिन के अंदर अंदर इंडियंस जो हैं वो मोबिलाइज हो गए। इंडियंस इतने बेहतर तरीके से लड़े यूरोप, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में कि उन्हें 11 विक्टोरिया क्रॉसेस मिले। अब 11 विक्टोरिया क्रॉसेस क्या है? ये उन्हें दिया जाता है जो ब्रिटिश आर्मी के लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस करते हैं और अल्टीमेट ब्रेवरी दिखाते हैं। जब हम बात करते हैं कि कितनी कैजुअलिटीज हुई, तो 74,000 कैजुअलिटीज, 74,000 हमारे हिंदुस्तानी वीर वापस ही हमारे पास नहीं आए। वर्ल्ड वॉर टू की अगर हम बात करें तो 25 लाख के करीब लोग जो है इकट्ठा हुए और वर्ल्ड वॉर टू के अंदर गए, जिसके अंदर से 87,000 हमारी जो है कैजुअलिटीज थी, पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई, और 31 विक्टोरिया क्रॉसेस हमें मिले। दैट इज 15% ऑफ टोटल, जितने भी उस वॉर के अंदर टोटल दिए गए उसके 15% जो है वो इंडियंस को मिले। दैट इज अनडिवाइडेड इंडियंस। खुद फील्ड मार्शल ऑकिनलेक ने ये कहा कि अगर इंडियंस नहीं होते, इंडियन सोल्जर्स नहीं होते और नॉन कॉम्बैट लेबरर्स नहीं होते, वो इंडिया का पैसा नहीं होता, तो हम जो है ये युद्ध हार जाते ही, शायद इसका परिणाम कुछ और होता। तो युद्ध के अंदर सिर्फ वही लोग इंक्लूडेड नहीं होते जो गोलियां चलाते हैं, उसके अलावा सप्लाई चेन भी मेंटेन करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर इंडिया ने जो है बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। ये सारी चीज़ें ब्रिटेन जो है वो फिर भी इन चीज़ों को एक्नॉलेज करता है, इन चीज़ों को मानता है, बट इंडिया के अंदर इसकी अभी तक उतनी अवेयरनेस नहीं है। ब्रिटेन के अंदर जो कॉमनवेल्थ मेमोरियल गेट्स हैं जो लेके जाते हैं हमें बकिंगहम पैलेस की तरफ, वहां पे उन सोल्जर्स का नाम लिखा है, उन इंडियन सोल्जर्स का नाम लिखा है जिनको जॉर्ज क्रॉसेस एंड विक्टोरिया क्रॉसेस मिले हुए हैं। तो वो इस चीज को मानते तो हैं, बट उसके अलावा भी हमें इस चीज को भी एक्नॉलेज करना है। जब हम ये बोल रहे हैं कि ब्रिटेन इस चीज को वहां पे अप्रिशिएट कर रहा है, उसके अलावा उन्होंने इसका फायदा भी उठाया, उसके अलावा उन्होंने एट्रोसिटीज भी की। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन कंप्लीट हुआ, उन्होंने बिट्रे कैसे किया, यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया इंडिया के अंदर, जो कि खत्म किसके साथ हुआ, जलियांवाला बाग के साथ। हमें याद है अभी भी कि किस तरीके से जलियांवाला बाग के अंदर हमारे भारतवासियों को एक जगह खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया, और उस रात जो काम हुआ वो तो बहुत ही अलग था। उसके बारे में तो मैं अभी डिटेल शेयर करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो जाके ये पढ़िएगा या ये यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा कि जलियांवाला बाग के दिन जो हुआ, उसके बाद उस रात को ब्रिटिशर्स ने क्या किया।
वो लोग इंडियंस के घर से पंखा भी उतार के ले गए, और पंखा उतार के कहाँ लगाया उन्होंने? ब्रिटिशर्स के घर पे। इस तरीके की उन्होंने हरकतें की। जो हमारे जवान दूसरी धरती पे ब्रिटिशर्स के साथ कंधों से कंधे मिला के लड़ रहे थे, अब जब वो वापस इंडिया में आए तब वापस उन्हें सब्जुगेट कर दिया गया। तो क्या ये चीज सही थी जब वो उनके साथ वहां बराबरी में लड़ रहे थे? उन्हीं सोल्जर्स को आप इंडिया में लाके सब्जुगेट कर रहे हो। बट अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो सिर्फ ये जो है ब्रिटेन की वॉर नहीं थी या यूरोपियन वॉर नहीं थी, इंडिया भी जो है थ्रेटेंड था। इंडिया की तरफ जापानीज फोर्स आ रही थी, जो कि कहां तक पहुंच गई थी? बर्मा और म्यांमार तक पहुंच गई थी। बैटल ऑफ इम्फाल एंड कोहिमा जो हुई मार्च एंड जुलाई 1944 के बीच, उस समय पे इन्हें वापस जो है वहां से खदेड़ा गया। वहां पे एक जगह ये भी लिखा हुआ है कॉमनवेल्थ सिमेट्री पे, that when you go home tell them of us and say for your future we gave our today। जब घर जाओ तब उन्हें हमारे बारे में बताना और कहना कि उनके कल के लिए हमने हमारा आज कुर्बान कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह है कि हम इसे ऑनर करें, इसकी इज्जत करें और इसे हमेशा हमारे दिमाग में रखें। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होगी भी नहीं कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इंडियंस ने इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस दिया, और जिसके लिए मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करता, क्योंकि 17, 18, 19 साल के बच्चे को वो चीज़ नहीं मालूम होगी, क्योंकि कभी उसे इतना डीपली पढ़ाया भी नहीं। अब टेलीविजन चैनल्स की गाइडलाइंस को वापस से चेंज कर दिया गया है। इसके अंदर चेंज ये लाया गया है कि अब हर दिन कम से कम 30 मिनट जो हैं वो पब्लिक सर्विस की चीज़ें वो ब्रॉडकास्ट करनी पड़ेंगी। अब ये आया है गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022 के तहत। अब इसके अंदर यह बताया गया है कि एयरवेव्स और फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और इसे सोसाइटी के यूज के लिए यूज किया जाना चाहिए। ऐसी कंपनी जो इंडिया के अंदर परमिटेड है ऑपरेट करने के लिए, और फॉरेन चैनल्स की यहाँ पे बात नहीं की जा रही, उन्हें कम से कम आधे घंटे इस तरीके की चीजों को एयर करना पड़ेगा, ऐसा कंटेंट एयर करना पड़ेगा जो पब्लिक सर्विस के रिगार्डिंग हो। अब इसमें थीम्स कौन कौन सी पिक की गई हैं? तो थीम्स पिक की गई हैं एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। ये सारी चीजों के ऊपर जितनी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो सके वो पैदा करने की हमें जरूरत है। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार जो टेलीविजन सब्सक्रिप्शन है वो 42 मिलियन हो जाने वाले हैं 2025 तक, जो हाल फिलहाल में कितने हैं? 178 मिलियन। तो इसलिए ये कोई गलत विचार नहीं है कि जो हमारा टेलीविजन है उसे यूज किया जाए पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो ये चीज सही है। बट ग्रे एरिया में एक गाइडलाइन आ जाती है जो ये कहती है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू अ जनरल एडवाइजरी टू द चैनल्स for telecast of content in national interest and the channel shall comply with the same। यहाँ पे लोगों का ये मानना है कि सरकार जो है अब हस्तक्षेप कर रही है, उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जो चीज़ सही नहीं है। बट मीनवाइल गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से ये नहीं कहा है कि उन्हें स्ट्रिक्टली वही चलाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट का कहना है कि आप जो है अपने कंटेंट को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं और हमारी इस ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकते हैं। 2008 के अंदर भी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ये सजेस्ट किया था कि इस तरीके की पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में इस चीज पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि जितना भी नुकसान होगा, आधे घंटे अगर पब्लिक सर्विस का कंटेंट चलाएंगे तो उसके अंदर आप किसी भी तरीके से कॉमर्शियल बेनिफिट नहीं देख पाएंगे, तो उसे फुलफिल कौन करेगा, उसे किस तरीके से यहाँ से जो है रिट्रीव किया जाएगा, उसकी कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं। ये जो नई गाइडलाइंस है ये नवंबर 9 से चालू होंगी, और जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2011 से, उन्हें अब जो है विड्रॉ कर लिया गया है, उन्हें हटा लिया गया है। पहले जो लाइव टेलीकास्ट के लिए परमिशन चाहिए होती थी, अब उस चीज को भी हटा लिया गया है। अब सिर्फ प्रायर रजिस्ट्रेशन चाहिए उस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट के लिए। आईबी सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने यह भी कहा कि ये जो 30 मिनट का स्लॉट है, इसे किस तरीके से हम जो है मटीरियलाइज करेंगे, इसको किस तरीके से ग्राउंड रियलिटी बनाएंगे, इसके लिए हम स्टेक होल्डर्स के साथ वार्तालाप करेंगे और उस तरीके से इसे जो है रियलिटी में लाया जाएगा।